हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूपुर क्लासेस। दोस्तों, आपने अभी एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था मेरे प्रीवियस वीडियो में। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी सेकंड चैप्टर आपकी एनसीईआरटी की बुक सामाजिक राजनैतिक जीवन। फुल चैप्टर मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। आपके चैप्टर का नेम है विविधता और भेदभाव। पाठ का नाम क्या है? आपके पाठ का नाम है अध्याय 2, विविधता और भेदभाव। दोस्तों, अब हम विविधता और भेदभाव को समझेंगे। आप लोग ध्यान देंगे कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, लेकिन उनमें कुछ समानता है जो कि भूगोल और उस स्थान के इतिहास से प्रभावित है। मतलब हम अगर कुछ लोगों से अलग हैं तो कुछ लोग हमारी जैसे दिखते भी हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये ध्यान देना है कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं, हमारा देश भारत, यहाँ पर बहुत ही अधिक विविधताएं हैं। कई तरह के धर्म के लोग रहते हैं, तरह तरह की भाषाएं हैं, तरह तरह की कलाएं हैं जिनसे हम सब परिचित हैं। भारत में अगर हम देखें तो दुनिया के 8 धर्म हैं, उनमें से बहुत सारे धर्मों के अनुयायी हमारे भारत में हैं। हमारे पास 1600 से अधिक भाषाएं हैं। जो लोगों की मातृभाषा है, मतलब जो बोलियां हैं वो लोगों की मातृभाषा भी हैं, और 100 से अधिक नृत्य कलाएँ भी हैं। फिर भी यह विविधता हमेशा नहीं मनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हम सब जो हैं विविधता को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में इतनी विविधता होने के बावजूद हम में से कुछ लोग, या हम लोग कहें तो हम सभी अपने जैसे दिखने वाले लोगों, अपने जैसे बात करने वाले लोगों और अपने जैसे कपड़े पहनने वाले लोगों के साथ बिल्कुल सहज महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं और उनके साथ ही रहना पसंद करते हैं। हम लोग इस समाज में रहते हैं, इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जिन लोगों से अनजान हैं और जो लोग हमसे अलग दिखते हैं, हम उनके साथ ना बैठें, ना बात करें, उनसे दोस्ती ना करें या वो हमसे ना मिलें। ऐसा संभव नहीं है। हम लोग जहाँ रहते हैं तो उनमें, उस समाज में हमारे जैसे दिखने वाले, हमारे जैसे व्यवहार करने वाले लोग हैं, तो हमसे विविध लोग भी हैं। जो लोग हमसे अलग दिखते हैं, हम उनके बारे में कुछ दृष्टिकोण बना लेते हैं और कोई राय बना लेते हैं, जबकि वो वैसे नहीं भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे कि पक्षपात का क्या अर्थ है। जब हम अन्य लोगों को नकारात्मक रूप से आंकने लगते हैं, नकारात्मक रूप से देखने लगते हैं, तो उन्हें और नीचा दिखाने लगते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हम लोगों के प्रति पक्षपात करने लगते हैं। हम उनके बारे में बुरा सोचने लगते हैं। जब हम सोचते हैं कि केवल एक विशेष तरीका उन चीज़ों को करने का सबसे अच्छा तरीका है, मतलब जिस तरीके से हम अक्सर काम करते रहते हैं, हम सोचते हैं यही तरीका जो है सबसे बेहतर तरीका है काम करने का, तब हम क्या करते हैं? हम दूसरों का सम्मान करना छोड़ देते हैं, जो लोग अलग अलग तरीक़ों से काम को करना पसंद करते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि हम कई चीज़ों को लेकर पूर्वाग्रहित हो सकते हैं। मतलब पहले से ही हम कई चीज़ों के लिए धारणाएं अपने मन में बना लेते हैं। लोग पूर्वाग्रहित कैसे होते हैं? जब लोगों की धार्मिक मान्यताओं को लेकर, उनकी त्वचा के रंग को लेकर, या वे जिस क्षेत्र से आते हैं उस पर, या वो जिस लहजे में, जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं, उसको लेकर भी हम कई बार अपने मन में कुछ अवधारणाएं, कुछ मानसिकता अपनी बना लेते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। हम पूर्वाग्रहित हो जाते हैं। अब हम आगे ध्यान देंगे दोस्तों कि अब हम देखेंगे रूढ़िबद्ध धारणा। रूढ़िबद्ध धारणा क्या है? जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं, जब हम किसी के प्रति बिल्कुल मजबूती से कोई धारणा बना लेते हैं अपने मन में, तो उसको क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध धारणा। जब हम ये कहते हैं कि जो लोग हैं वो किसी विशेष देश के, धर्म के, जाति के या लिंग के या आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित हैं, ऐसे लोग जो होते हैं बहुत कंजूस होते हैं, आलसी होते हैं, या हम कह दें उस समुदाय के लोग अपराधी होते हैं, या ज़्यादा गूंगे, जो इसमें समुदाय के लोग होते हैं वो गूंगे होते हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं? हर तरह से अपने दिमाग को एक रूढ़ी में बांध रहे हैं, कोई पूर्वाग्रह कर रहे हैं, कोई एक रूढ़िबद्ध धारणा बना रहे हैं। और दोस्तों, आपको याद रखना होगा कि हर जगह, हर देश में, हर धर्म में और हर समूह में, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, कोई पुरुष हो या कोई महिला हो, सभी में कुछ लोग कंजूस होते हैं, कुछ उदार होते हैं। हर तरीके के लोग हर समुदाय, हर समूह में देखने को मिलते हैं।
और सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं, ये सोचना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हर कोई एक ही होगा, मतलब एक जैसा ही सोचेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रूढ़ियाँ हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने विशेष गुणों और कौशल के साथ एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में देखने से रोकती हैं। जो लोग दूसरों से अलग हैं, मतलब लोग, हम जब दूसरे व्यक्ति में बहुत सारी अच्छी आदतें हो सकती हैं जिनको हम सीख सकते हैं, हम उनके गुणों के बारे में जान सकते हैं और उनसे बहुत कुछ अपना सकते हैं, लेकिन जब हम इन रूढ़ियों में जकड़े हुए होते हैं तो हम दूसरों के विशेष गुणों को देखने से वंचित रह जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे असमानता और भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों पर काम करते हैं। मतलब अगर आपने सोच लिया कि हम उस व्यक्ति के साथ काम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उस समाज के लोग ऐसे होते हैं जो कभी किसी काम में रुचि नहीं लेते, ऐसी आपने एक अवधारणा अपने मन में बना ली, तो आप उन लोगों के साथ भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। आप उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद हम आप देखेंगे दोस्तों कि यदि आप अन्य लोगों की तरह, जैसे क्या है कि यदि आप अन्य लोगों को नीचे रखने के बारे में सोचते हैं, यदि आप उन्हें किसी गतिविधियों में भाग लेने से, नौकरी करने से रोकते हैं, या उन्हें पड़ोस में रहने से रोकते हैं, या उन्हें किसी कुएं, हैंडपंप आदि से पानी लेने से रोकते हैं, और जिस कप में वो चाय पी रहे हैं आप उनके साथ नहीं पीना पसंद करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उन लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव के कारण क्या हो सकते हैं, इस पे हम ध्यान देंगे दोस्तों। तो भेदभाव के कारण अब हम देखेंगे कि विविधता भी भेदभाव का एक स्रोत हो सकती है। मतलब इतनी डाइवर्सिटी है तो हम हर समुदाय को पसंद करें, हर तरह के लोगों को पसंद करें, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। जैसा मैंने पहले भी बताया, हम सभी हर एक समुदाय, हर एक तरह के लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो क्या होता है, ये विविधता हुई, तो विविधता की वजह से भी हम लोग भेदभाव करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों के समूह जो एक निश्चित भाषा बोल सकते हैं, किसी विशेष धर्म का पालन करते हैं, विशेष क्षेत्रों में रह सकते हैं आदि के साथ हम लोग भेदभाव कर सकते हैं, क्योंकि उनके रीति रिवाजों या प्रथाओं को, या भोजन को, वस्त्र को, या आश्रय की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम उनको हीन भावना से देखते हैं। अब वे कहाँ मिल सकते हैं? हमें कार्यालयों में, अस्पतालों में, स्कूलों आदि में हम भेदभाव का अनुभव कर सकते हैं, जहाँ उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है क्योंकि वे गरीब हैं। कुछ लोगों को दोनों प्रकार के भेदभाव का अनुभव हो सकता है, मतलब जाति के आधार पर भी होता है कभी कभी, या अमीरी गरीबी के आधार पर होता है, या फिर आप देखें लिंग के आधार पर भी भेदभाव अक्सर होता है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं कि पुरुषों के लिए ये काम बना हुआ है और महिलाओं के लिए ये काम नहीं है। ऐसा आज के समय में तो नहीं कहा जा सकता, मगर ऐसा आज भी है। लोग आज भी लिंग के आधार पर भी भेदभाव करते हैं। आदिवासी समूह हैं, कुछ धार्मिक समूहों, यहाँ तक कि कुछ विशेष क्षेत्रों के हिसाब से भी लोग भेदभाव करते हैं। फिर आगे हम देखेंगे भेदभाव होने पर क्या होता है। लोग आजीविका कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मों, जैसे कि शिक्षण, बढ़ईगिरी, मिट्टी के बर्तन, बुनाई, मछली पकड़ना, खेती आदि के कार्यों में लगे हुए हैं। हालांकि कुछ प्रकार के कामों की तुलना दूसरे कामों से की तुलना में अधिक मूल्यवान है। सफाई करना, धुलाई करना, बाल काटना, कूड़ा उठाना जैसी गतिविधियां ऐसे कार्यों के रूप में देखी जाती हैं जो कम मूल्य के होते हैं, और जो लोग यह करते हैं उन्हें गंदे और अशुद्ध रूप में देखा जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा है, आपके घर के पास जो भी कूड़ा उठाने वाला इंसान आता है, आप उसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि वो काफ़ी अशुद्ध है, जबकि अगर ऐसे लोग समाज में ना हो तो हम सोचिए कि हमारे घरों के आसपास कितनी ज़्यादा गंदगी फैल जाएगी। इसी तरह से यह विश्वास जाति व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में समुदाय लोगों के समूहों को एक प्रकार की सीढ़ी में रखा गया है, जहां प्रत्येक जाति दूसरे जाति से ऊपर और नीचे थी। आगे हम ध्यान देंगे, जिन्होंने इस सीढ़ी में खुद को शीर्ष पर रखा, उन्होंने अपने आप को क्या बताया? उच्च जाति का बताया, श्रेष्ठ बताया। और जिन्होंने अपने आप को दूसरे लोगों को इस सीढ़ी में नीचे की तरफ रखा, उन्हें अछूत कहा गया।
जाति के नियम निर्धारित किए गए थे जो कि तथाकथित अछूत के काम करने की अनुमति नहीं देते थे। मतलब उनके अलावा वे और क्या करने वाले थे, कुछ और काम कराते थे उनसे, मगर उन्हें सभी के साथ मिलजुल कर बैठने की अनुमति नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को कचरा उठाने और गांव से मृत जानवरों को निकालने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उन्हें सवर्णों के घर में प्रवेश करने या गांव के कुएं से पानी लेने, यहाँ तक कि मंदिरों में भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। उनके जो बच्चे थे वे अन्य जातियों के बच्चों के बगल नहीं बैठ सकते थे। इस प्रकार उच्च जातियों ने उन तरीकों से काम किया जो कि तथाकथित अछूतों को वैसा ही अधिकार नहीं देते थे कि जैसा कि उन्हें मिलना चाहिए था। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के महानतम नेताओं में से एक थे जिन्होंने जाति पर आधारित अपना पहला अनुभव साझा किया था, जब वो 9 वर्ष के थे 1901 में उन्होंने सबसे पहले इस भेदभाव को अनुभव किया था। अब हम आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। वे दलितों के सबसे प्रसिद्ध नेता हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं उन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका जन्म महार जाति में हुआ था जिसे अछूत माना जाता था। महार जो थे वो काफ़ी गरीब थे, उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी और उनके द्वारा पैदा हुए बच्चों को भी वह काम करना पड़ता था जो कि उनके माता पिता करते थे। मतलब जो उनके पेरेंट करते थे वही चीज़ें उनको भी आगे इन फ्यूचर करना होता था, उसी व्यवसाय को उन्हें अपनाना होता था। वे मुख्य गांव के बाहर के स्थानों में रहते थे, मतलब मेन गांव में नहीं रह सकते थे। वो गांव के बाहर के स्थानों पर रहते थे और उन्हें गांव में जाने नहीं दिया जाता था। इसी के साथ साथ हम दोस्तों देखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष किया जाति व्यवस्था को लेकर। जाति प्रथा को की जो बुराइयां थी उनको रोकने के लिए वो अपने समुदाय के पहले ऐसे व्यक्ति थे, अपनी जाति के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों के बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने जाति व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए दलितों से विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियों में भाग लेने का भी आग्रह किया। उन्होंने मंदिरों में प्रवेश करने के लिए दलितों के कई प्रयासों का नेतृत्व भी किया। बाद में जीवन में वह एक ऐसे धर्म की खोज में निकल पड़े जहाँ सभी धर्मों को सम्मान दिया जाए, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, और वो धर्म था बौद्ध धर्म। उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि दलितों को जाति व्यवस्था से लड़ना चाहिए और न केवल कुछ लोगों के लिए बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान का जो आधार है वो तय होना चाहिए। सभी को सम्मान मिलना चाहिए और सभी को उनके सम्मान के लिए भी काम करना चाहिए। अब आगे हम देखेंगे असमानता और भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रहों या रूढ़ियों पर काम करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको समझ लिया है। फिर हम आगे चलेंगे। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में भी आपने समझ लिया है। अब हम देखेंगे कि समानता के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। समानता के जैसे स्वतंत्रता का संघर्ष के लिए जो संघर्ष हुआ था अंग्रेजों को से हम लोगों ने सिर्फ स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया था, उसी तरह से ये भी एक संघर्ष था कि समानता के लिए संघर्ष किया जाए। इसमें क्या है, जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हो रहा था तो उस समय दलितों ने, महिलाओं ने, आदिवासियों ने, किसानों ने अपने जीवन में कई अनुभव की थी विषमताएं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। जैसे कि पहले बताया गया था कि दलितों को मंदिर में प्रवेश पाने के लिए खुद को संगठित किया। कई दलित संगठित हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी मंदिर जाएंगे, हमें भी पूजा करने का अधिकार होना चाहिए। महिलाओं ने मांग की कि उन्हें पुरुषों के समान ही अधिकार होना चाहिए, उन्हें भी शिक्षित होने का अधिकार है, उन्हें भी बाहर निकल के काम करने का अधिकार है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि किसानों और आदिवासियों ने खुद को साहूकार की मुट्ठी से छुड़ाने के लिए भी संघर्ष किया। उन पर जो ब्याज वसूला गया था वह बहुत अधिक होता था। 1947 में जब भारत एक राष्ट्र बना, मतलब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तब विभिन्न प्रकार की असमानताएं मौजूद थी भारत में, जो कि प्रमुख चिंता का विषय था।
जिन लोगों ने भारत का संविधान लिखा था, एक दस्तावेज जिसमें नियमों का पालन किया गया था, जिसके द्वारा राष्ट्र कार्य करेगा, मतलब एक दस्तावेज तैयार किया गया था जिसके अनुसार राष्ट्र को कार्य करना था। हमारे समाज में उन तरीक़ों के बारे में लोग जानते थे जिनसे भेदभाव किया जाता था और लोगों के खिलाफ संघर्ष किया गया था। मतलब संविधान में ये लिखा गया कि नहीं, सभी धर्म सभी जाति समान हैं और सभी के लिए सम्मान का भाव सभी के मन में होना चाहिए। इन नेताओं ने संविधान में एक दृष्टि और लक्ष्य निर्धारित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के सभी लोगों को समान माना जाए, सभी व्यक्तियों को इस समानता के एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में देखा जाए, जो कि हम सभी को भारतीयों के रूप में एकजुट करता है। सभी को समान अधिकार एवं समान अवसर मिले। अस्पृश्यता को एक अपराध के रूप में देखा जाने लगा और कानूनी कार्रवाई होने लगी उन लोगों पर। कानून के कोई इस्तेमाल करके लोगों ने अपनी जो असमानता का भाव था लोगों के मन से हटाने की कोशिश की। लोग जिस तरह का काम करना चाहते थे उसे चुनने के लिए स्वतंत्र थे। सरकारी नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हैं। अब कोई भी जाति व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जिसमें किसी जाति को ही काम करने का मौका मिले। हर जगह हर जाति के लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा संविधान ने गरीबों और ऐसे अन्य सीमांत समुदायों के लिए भी समानता के अधिकारों को महसूस करने के लिए विशिष्ट कदम उठाने के लिए सरकार पर जिम्मेदारी भी रखी है। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा है कि समानता सुनिश्चित करने के लिए विविधता भी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। उन्हें लगा कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी भाषा, धर्म, त्यौहार का पालन करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया है जहां पर विभिन्न धर्मों के लोगों को भेदभाव के डर के बिना अपने धर्म का पालन करने और उसको मानने की स्वतंत्रता है। यह हमारी एकता के एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा जाता है। हम सभी एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हालांकि ये आदर्श हमारे संविधान में निहित हैं, लेकिन यह अध्याय बताता है कि असमानताएं आज भी मौजूद हैं। समानता एक ऐसा मूल्य है जिसके लिए हमें प्रयास करते रहना है, ना कि कुछ ऐसा जैसा कि अपने आप हो जाए। हमें इसके लिए प्रयास करते रहना होगा। सरकार द्वारा लोगों के संघर्ष और सकारात्मक कार्यों को सभी भारतीयों के लिए एक वास्तविकता बनाने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स मुझे दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।